हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री बता रहे थे। तो व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट क्या है? तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। जैसे बोलते हैं मास कि 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम कहाँ से है? तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर वेट एंड मेजरमेंट है, वहाँ पर एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ जिसका मास का दिया गया है कि 1 किलोग्राम। अब उसे दुगना हो गया 2 किलोग्राम, उसे 3 गुना हो गया 3 किलोग्राम, उसके 10 गुना हो गया 10 किलोग्राम। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? तो स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी क्वांटिटी की मात्रा को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, मतलब एक ऐसी यूनिट जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, कहलाता फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट। फिर था डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? तो जब 2 या उससे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन किया जाता है तो वो कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। व्हेन 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑब्टेन्ड डिराइव्ड यूनिट। तो इसी में बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट इज एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआर सिस्टम। इसे मैंने आपको बताया था कन्वर्जन फैक्टर। ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है? तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻⁻2, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पिको मतलब 10⁻⁻12, फेमटो मतलब 10⁻⁻15, एटो मतलब 10⁻⁻18। उससे से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। तो इतना तक मैंने आप लोग पिछले लेक्चर में बताया था। जिन किन्हीं का लेक्चर छूटा वो प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप मूव करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिराइव्ड यूनिट के बारे में बताते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? तो व्हेन 2 or more, when 2 or more fundamental units, when 2 or more fundamental units are multiplied and or divided, multiply or divided, obtained derived unit, obtained derived unit। For example, जैसे derived units of volume, derived units of volume, derived units of volume। तो ये वॉल्यूम क्या होती है? तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। तो ये वॉल्यूम, अगर कहें जी वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। पदार्थ जितनी जगह छेकता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो वॉल्यूम कहलाती है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे यदि अपन इस पेन को ले ले तो पेन जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो उसकी वॉल्यूम हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसकी यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स मतलब डिराइव्ड यूनिट्स, पहला होता है क्यूबिक सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्या है? तो सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, फंडामेंटल सीजीएस यूनिट है। तो सेंटीमीटर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए
सेंटीमीटर सेंटीमीटर को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब अगर मान लेते कि एक क्यूब सोच लीजिए, एक घन सोच लीजिए, एक क्यूब सोच लीजिए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। एक क्यूब सोच लीजिए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हुई? तो डिराइव्ड सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये क्या हुआ? डिराइव्ड, ये क्या है? तो डिराइव्ड सीजीएस यूनिट हो गई किसकी? तो वॉल्यूम। ये डिराइव्ड सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम हो गई क्यूबिक सेंटीमीटर। शॉर्ट में लिखते हैं सीसी, शॉर्ट में से क्या लिखते हैं? सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे ऐसे नोट, नोट मतलब ध्यान रखिएगा क्या? तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सीसी इज इक्वल टू होती है 1 मिलीलीटर। याद रखिएगा इसे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है? तो 1 मिलीलीटर। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। सेकेंड वन, दूसरी डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक डेसीमीटर। सेकेंड डिराइव्ड यूनिट द क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब एक क्यूब लीजिए जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर, चौड़ाई 1 डेसीमीटर और ऊंचाई 1 डेसीमीटर है। ये 1 डेसीमीटर लंबाई है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर 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 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यूबिक डेसीमीटर हो गई। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू होती है 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होगी? तो 1 डेसीमीटर इंटू, तो डेसीमीटर डेसीमीटर को 3 टाइम्स अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यूबिक डेसीमीटर होगी। तो ये क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट। इसको अगर आप कहिए तो 1 डेसीमीटर मतलब 1 डेसी मतलब क्या होता है? 10⁻⁻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 ⁻
मतलब ये 10 की पावर, उस तरह से 1 डेसीमीटर मतलब क्या, तो 1 डेसी मतलब 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। 1 डेसी मतलब 10 की पावर -1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यह सीधे रखिए इसे, ये 1 डेसी मतलब 10 की पावर -1 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उस तरह से ये हो गया 1 सेम टू सेम, डेसी मतलब 10 की पावर -1, ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, तो ये 1 इंटू 10 की पावर -1 डेसी मतलब ठीक है। तो इसको इधर नीचे कर देता हूं। ये क्या हो गया, तो ये 1 इंटू डेसी मतलब 10 की पावर -1 मीटर मतलब दिस वन, ये 1 10 की पावर -1, ये 1 दिस वन। तो ये क्या हो गया, तो ये 10 की पावर -1 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 1 10 की पावर 1 10 की पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये क्या हुई, तो 10 की पावर 3 सीसी हो गई। मतलब ये क्या हो गई, तो ये 10 की पावर 3 मिलीलीटर हो गई। मतलब ये क्या हुई, तो ये 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर हो गई, मतलब 1 लीटर। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू कितनी होती है, 1 लीटर। याद रखिएगा इसको, 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब कितनी होती है, तो 1 लीटर। तो डिराइव यूनिट ये कैसे ऑब्टेन होता है, तो जब 2 या उससे ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो ऑब्टेन होती है डिराइव यूनिट। जैसे डिराइव यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। यूनिट्स में पास में क्यूबिक सेंटीमीटर, ये कहलाता डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पर ये ऑब्टेन कैसे हुई है,
तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होती है। दूसरा क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 लीटर होती है। ठीक है, पहले आप इसको, नाउ थर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। जो थर्ड यूनिट वॉल्यूम की है दैट इज क्यूबिक मीटर। थर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज अ क्यूबिक मीटर। अब 1 क्यूबिक मीटर कैसे ऑब्टेन हो? तो 1 मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? तो 10 टू पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 10 टू पावर 6 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब होता है 1 मिलीलीटर। तो ये हो गया 10 टू पावर 6, 1 मिली मतलब होता है 10 टू पावर -3, ये लीटर। तो हो गया 10 टू पावर 3 लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्या होती है? तो 10 टू पावर 3 लीटर। तो वॉल्यूम क्या है? तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज इक्वल वॉल्यूम। इसकी डिफरेंट डिराइव यूनिट आपने देखा, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर। सेकेंड वन इज क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 लीटर। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक मीटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसआई। ये क्या है? तो डिराइव्ड एसआई यूनिट है। ये क्या हुआ आपका? तो डिराइव्ड एसआई यूनिट है किसकी? तो वॉल्यूम की। ये डिराइव्ड एसआई यूनिट हुई किसकी? तो वॉल्यूम की। नाउ उसी तरह से हम लोग कहेंगे यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। नाउ यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? तो मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? तो मास अपन वॉल्यूम। तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे? तो सीजीएस में अगर जाएं तो मास ग्राम में, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? तो डिराइव्ड सीजीएस यूनिट हो गया ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी की डिराइव्ड सीजीएस यूनिट हो गया। और अगर मास को किलोग्राम और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में ले लें तो ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डिराइव्ड एसआई यूनिट हो गई ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास को अगर ग्राम में ले लें, वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये डिराइव्ड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी होगी। लेकिन एसआई में मास किलोग्राम, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक। तो ये डिराइव्ड एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी होगी। नाउ ध्यान रखें, नोट, DW डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी? तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? तो ये 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होती है 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, है ना। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 10 टू द पावर -3 किलोग्राम
ये क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मीटर, जो हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो याद रखिएगा जी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम। और पिछले अभी जस्ट बाद मैंने आपको बताया कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर, कितना किलोग्राम पर किलोग्राम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का है या 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के हैं, सेम ही चीज है। डेंसिटी ऑफ मरकरी DHG, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए तो हो जाएगा 13.6 इंटू, जैसे अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए तो ये 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और मरकरी की डेंसिटी कितनी, तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रिलेटिव डेंसिटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रेशियो, ये रेशियो होती है, रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यह स्पेसिफिक ग्रेविटी की, मतलब अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो ये क्या हो, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर अपॉन 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी हो गई, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 13.6। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ जो मरकरी होता है वो 13.6 गुना ज़्यादा होता है किससे, तो वाटर की डेंसिटी से। तो व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो जब दो या उससे ज़्यादा सिमिलर या डिसिमिलर, दो या उससे ज़्यादा या तो सिमिलर हो सकता है या तो डिसिमिलर, जब दो या उससे ज़्यादा सिमिलर या डिसिमिलर यूनिट को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई यूनिट ऑब्टेन करते हैं तो वो कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। जब दो या उससे ज़्यादा सिमिलर या डिसिमिलर यूनिट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कोई यूनिट ऑब्टेन करते हैं तो वो कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम आपने देखा, डिराइव्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी आपने देखा, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर आगे अपन शुरू करेंगे एटम्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नाउ आपको मैंने शुरू किया था केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर, या इसे कहते हैं मैटर के अंदर है क्या, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री स्टडी है किसकी, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, अब एटम के बारे में बताइए, एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इंडिविजुअल, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड अल्टीमेट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का सबसे छोटा सा कण जो इंडिविजुअल, इंडिस्ट्रक्टिबल और अल्टीमेट है, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम की जो आइडेंटिटी है, परमाणु की जो पहचान, उसकी एटॉमिक नंबर है। एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व की जो परमाणु की पहचान होती है वह उसकी एटॉमिक नंबर होती है। तो थोड़ा एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में ही कि एटॉमिक नंबर क्या है, हिंदी में परमाणु संख्या। तो अपन थोड़ा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल जेड से। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होती है, परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक यूनिक नंबर है ऑफ एन एटम बाय विच, एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर ऑफ एन एटम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड। तो एटॉमिक नंबर जो होती है एक एटम की, वो यूनिक नंबर होती है जिसके द्वारा उसकी पहचान है। तो एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर ऑफ एन एटम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड। किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है, उसका विशेष नंबर होती है, वही उसकी पहचान है। जैसे मैं कह दूं कि कोई एलिमेंट, उसकी एटॉमिक नंबर 6 है, तो समझ जाएंगे कि कार्बन। अगर मैं कह दूं कोई एटम है, उसकी एटॉमिक नंबर 20 है, पहचान जाएंगे कैल्शियम। अगर मैं कह दूं कोई एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब आयरन है। लेकिन अगर मैं कहूं कोई एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40 है, तो कैल्शियम की मास नंबर 40 होती है, आर्गन की मास नंबर 40 होती है। तो मास नंबर से एटम की पहचान नहीं हो सकती। तो एटॉमिक नंबर वह नंबर है, मतलब एक यूनिक नंबर, एक विशेष नंबर है। जैसे आपका आधार नंबर क्या हुआ, यूनिक नंबर है ना। आधार नंबर किसी बताइएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। तो आधार नंबर आपका यूनिक नंबर है। उसी तरह से हर एटम की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है, इसलिए एटॉमिक नंबर को कहते हैं यूनिक नंबर है ऑफ एन एटम, जिसके द्वारा वह पहचाना जाता है। तो एटॉमिक नंबर इज एन यूनिक नंबर ऑफ एन एटम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड। तो परमाणु संख्या, हर परमाणु का एक यूनिक नंबर है जिसके द्वारा उसकी पहचान है। डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कैसे, डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, total number of protons present at, total number of protons present at nucleus of an atom, present at nucleus of an atom,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, कहलाती इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक परमाणु के केंद्र में जो कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है, सॉरी एक परमाणु के नाभि में, केंद्र नहीं, एक परमाणु के नाभि में जो कुल प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी एटॉमिक नंबर कहलाती है। ऑब्वियसली से रिप्रेजेंट करा जाता है जेड से, रिप्रेजेंटेड बाय जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू पी होती है। तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर ऑफ, मस्ट रिमेंबर, मतलब जरूरी याद रखनी है। अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना ही चाहिए। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो कृपया करके याद कर लीजिए, मस्ट, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री की पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एटम की जो आइडेंटिफिकेशन है, परमाणु की पहचान, उसकी परमाणु संख्या है। तो एटॉमिक नंबर तो आपको हर हाल में याद ही रखना होगा। तो मस्ट रिमेंबर, या जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मस्ट रिमेंबर एटॉमिक नंबर, मस्ट रिमेंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की परमाणु संख्या को जरूर याद रखें। एटलीस्ट 1 to 36, कम से कम 1 से 36 तक। जैसे यहां पर अगर एक कॉलम में एलिमेंट लिख दें और दूसरे कॉलम में एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो 1 होती है। ऑब्वियसली हीलियम की एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो ये 2 होती है। ये उल्टा करके लिख देता हूँ, इधर एक साइड में लिख देता, पहले एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, फिर एलिमेंट लिख देते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 किसकी होती है? तो हाइड्रोजन की। एटॉमिक नंबर 2 किसकी होती है? तो हीलियम की। एटॉमिक नंबर 3 किसकी होती है? तो लिथियम की। एटॉमिक नंबर 4 किसकी होती है? तो बेरिलियम की। एटॉमिक नंबर 5 किसकी होती है? बोरॉन की। एटॉमिक नंबर 6 किसकी होती है? तो कार्बन की। ठीक है, उसी तरह से एटॉमिक नंबर 7 किसकी होती है? तो नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर 8 किसकी होती है? एटॉमिक नंबर 8 किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 9 किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 10 किसकी होती है? तो नियॉन की। एटॉमिक नंबर 11 किसकी होती है? तो सोडियम की। एटॉमिक नंबर 12 किसकी होती है? तो मैग्नीशियम की। एटॉमिक नंबर 13 किसकी होती है? तो एल्युमिनियम की। एटॉमिक नंबर 14 किसकी होती है? तो सिलिकॉन की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 15 किसकी होती है? 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 तो फास्फोरस की। एटॉमिक नंबर 16 किसकी होती है? तो सल्फर की। एटॉमिक नंबर 17 किसकी होती है? क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 18 किसकी होती है? तो आर्गन की। एटॉमिक नंबर 19 किसकी होती है? तो पोटेशियम की। एटॉमिक नंबर 20 किसकी होती है? तो कैल्शियम की। एटॉमिक नंबर 21 किसकी होती है? स्कैंडियम की। एटॉमिक नंबर 22 किसकी होती है? टाइटेनियम की। एटॉमिक नंबर 23 किसकी होती है? तो वेनेडियम की। एटॉमिक नंबर 24 किसकी होती है? तो क्रोमियम की। एटॉमिक नंबर 25 किसकी होती है? तो मैंगनीज की। एटॉमिक नंबर 26 किसकी होती है? तो आयरन की। एटॉमिक नंबर 27 कितनी है? कोबाल्ट की। एटॉमिक नंबर 28 किसकी होती है? तो निकेल की। एटॉमिक नंबर 29 किसकी होती है? तो कॉपर की। एटॉमिक नंबर 30 किसकी होती है? तो जिंक की। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 31 किसकी होती है? तो गैलियम की। एटॉमिक नंबर 32 किसकी होती है? तो जर्मेनियम की। एटॉमिक नंबर 33 किसकी होती है? तो आर्सेनिक की। एटॉमिक नंबर 34 किसकी होती है? सेलेनियम की। एटॉमिक नंबर 35 किसकी होती है? तो ब्रोमीन की। एटॉमिक नंबर 36 किसकी होती है? तो क्रिप्टन की। एटॉमिक नंबर 37 किसकी होती है? तो
रुबिडियम की। एटम नंबर 38 किसकी होती है? तो एस्ट्रोनेशियम की। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको याद रखनी है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं, जैसे आपका यूज पड़ता रहेगा कि एटॉमिक नंबर, इस तरह से आप चलते जाइएगा। मोलिब्डेनियम का कितना होता है? 42 है ना, ये यूज होता है। उस तरह से आप आइएगा और इसी तरह से याद रखिए 47 किसकी होती है? तो सिल्वर की होती है, याद रखिएगा। उसी तरह से याद रखिएगा जेनॉन की कितनी होती है? तो 54 होती है जी। आयोडीन की होती है 53। अच्छा, यहाँ पर 53 किसकी होती है? तो आयोडीन की होती है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, ये हो गया। गोल्ड की कितनी होती है? तो 79 होती है गोल्ड की। तो कुछ एलिमेंट है, उसके एटॉमिक नंबर को आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ मास नंबर। तो व्हाट इज द मास नंबर? ये मास नंबर क्या है? हिंदी में कहते द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए से। तो मास नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक परमाणु में के नाभि में कुल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होता है? n+p। तो कुल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों, किसी परमाणु के नाभि में जो कुल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसी को जोड़ को हम क्या कहते हैं? तो मास नंबर कहते हैं। ध्यान रखें, नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया रहता है? तो जेड एक्सिस। ये एक्स क्या है? तो नेम ऑफ एलिमेंट। ये नेम ऑफ एलिमेंट होता है, तत्व का नाम होता है। और ये क्या होता है? तो ये मास नंबर होता है। और नीचे में क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है। तो जेड एक्स है, एक्स क्या एलिमेंट नेम, ऊपर है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यूनिक नंबर है एक एलिमेंट की। यूनिक नंबर है एक एटम की, जिसके द्वारा उस एटम की पहचान है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या क्या है? यूनिक नंबर है एक एटम की, जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है। जैसे अगर हम एटॉमिक नंबर 1 बोलते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है, 2 बोलते हैं तो हीलियम, 3 बोलते हैं तो लिथियम। लेकिन अगर मास नंबर 1 बोलें तब भी हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। अगर मास नंबर 2 बोलें तो हाइड्रोजन की मास नंबर 2 भी होती है। मास नंबर 3 बोलें तो हाइड्रोजन की मास नंबर 3 भी होती है। तो अगर मास नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो उसे कहा जाता है प्रोटियम। अगले वीडियो में बताएंगे प्रोटियम। अगर मास नंबर 2 होती है, अगर हाइड्रोजन की मास नंबर 2 हो जाती है तो वो कहलाता है ड्यूटेरियम। मास नंबर हाइड्रोजन की 3 हो जाती है, कहलाता है ट्राइटियम। मतलब मास नंबर कोई यूनिक नंबर नहीं होता। इस मास नंबर को आपको याद करना ही नहीं है। तो सिर्फ याद क्या करना है? तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप जरूर याद रखें, कम से कम 1 to 36। तो मास नंबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इससे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू n+p। नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को नोटिफाई किया जाता है किससे? तो जेड एक्स से। एक्स नेम ऑफ एलिमेंट है, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहें कि एक एलिमेंट है
an element of mass number 100 having 1.5 times greater 5 times having n by p ratio, so देखिए n by p is equal to 1.5. Find atomic number ऑफ एलिमेंट। करे एलिमेंट है जिसकी मास नंबर कितनी है, तो 100 है। एक एलिमेंट है जिसकी मास नंबर 100 है और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो 1.5 है। एन एलिमेंट ऑफ मास नंबर 100 हैविंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मास नंबर 100 है, गिवन आपको क्या दिया जा रहा है, तो मास नंबर 100 मतलब कैपिटल ए इक्वल टू क्या है, तो 100। तो मास नंबर 100 इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को मिलाकर क्या है, तो 100 है। लेकिन कह रहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो 1.5 है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो कितनी है, तो 1.5 है, मतलब न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गई, तो 1.5 टाइम्स प्रोटॉन। तो यहां पर इसका मतलब यहां पर n की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, तो 1.5 p प्लस p इज इक्वल टू 100। तो ये क्या हुई, तो 2.5 p इज इक्वल टू 100, इसीलिए p इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो 100 अपॉन 2.5। जिसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, तो 40। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 40 है, इसलिए एटॉमिक नंबर क्या होगी, तो एटॉमिक नंबर क्या होती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 40 आई, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, तो 40 हो गया। तो मास नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, मतलब ए इज इक्वल टू n प्लस पी। नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट का नाम रहता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 11Na23, तो ये नीचे में क्या लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में क्या लिखा होता है, मास नंबर। 92 इरेडियम 235, मतलब ये क्या है, तो यूरेनियम है, नीचे में इसकी एटॉमिक नंबर, ऊपर में उसकी मास नंबर है। तो ये नोटेशन हो गई किसके, तो एक एलिमेंट की। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो टीनी स्पेस at center of an atom at which most mass occupy is called nucleus। या टीनी स्पेस at the center of atom at which most mass ये कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन occupy, न्यूट्रॉन and proton occupy is called nucleus। तो न्यूक्लियस क्या है, तो परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा स्पेस है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एटम एट विच न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ऑक्युपाई इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, नोट, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम कलेक्टिवली मतलब एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस क्या है, तो टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा स्पेस है जहां पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑक्युपाई करता कहलाता है न्यूक्लियस। ध्यान रखें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली
न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस या कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अलग अलग है। तो स्मॉल आर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल आर इज इक्वल टू होता 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू a⁻⁻3। मतलब दिस सिंप्लाई ये आर इज इक्वल टू ये 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग कहते हैं आर नॉट इंटू a⁻⁻3। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू a⁻⁻3, ये वाला बहुत, ये फिक्स वैल्यू है। जहां पर a क्या है तो वेयर a, जहां पर a क्या है तो मास नंबर, जहां पर a क्या होता तो मास नंबर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम 27, तो 13 एल्युमिनियम 27। कर बताइए एल्युमिनियम के नाभिक की त्रिज्या कितनी हो। तो बेसिक किसी भी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या अगर निकालना है तो बेसिक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू a⁻⁻3 होगी। तो ये कितनी होगी, तो ये 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और यहाँ न्यूक्लियस की रेडियस कितना, न्यूक्लियस की मास नंबर, यहाँ पर क्या मास नंबर, तो मास नंबर एल्युमिनियम की कितनी है, तो 27 है, तो 27⁻⁻3। तो 20 मतलब हो गया ये कितना, तो ये 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये क्या हो गया, तो ये 3⁻⁻3, मतलब ये हो गया 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या है, तो टिनी स्पेस एट सेंटर ऑफ एन एटम, किसी परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा स्पेस होता है, टीनी मतलब छोटा सा स्पेस, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है कहलाता है न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए क्योंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए इसे हम कलेक्टिवली मतलब एक साथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होती है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इंटू a⁻⁻3, जहां पर ये क्या है तो मास नंबर। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय।